हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्जलि पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1.a का। एक्सरसाइज पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1, इसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.b। ठीक है, 1.b। और ये क्लास किसके लिए है? 10th के लिए है, 10th के लिए है। और बुक हमारा ये है भारती भवन। ठीक है, भारती भवन, भारती भवन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सब क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी वीडियो और जो इसमें लेक्चर होते थे एक्सरसाइज 1.a में, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो अब वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम नए चैप्टर ये जो रियल नंबर का है उसका सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो भी था हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिथम वाला जितना भी मौसम निकालना था वो हम लोगों ने सीख लिया था। 6 क्यूब, ये जो धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या होते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन था वो सब हम लोगों ने कर लिया था। अब हम इस क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1 का भी, और हम जो है ना पूरे कंप्लीट मैथ अब चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पढ़ा रहा हूं इसके बाद ये चैप्टर कर रहा हूं, तो ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा। बस आप लोग सपोर्ट करना, और सपोर्ट कैसे करोगे? बस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसके अलावा एक छोटा सा कमेंट करोगे प्यारा सा। आपका जब आप कमेंट करते हो ना तो मैं और वीडियो बनाने के लिए और वीडियो ज्यादा ही बनाता हूं। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.b में, पहला क्वेश्चन हमारा है। पीडीएफ अपलोड हो गया? नहीं हुआ अभी तक? यहाँ पे पीडीएफ मैं पहले कर लूं अपलोड, चैप्टर 1.b। देखो पहला चैप्टर हमारा ये है। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ये ना रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। कहता है कि धनात्मक पूर्णांक p, कह रहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p, मैंने आपको अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या में बताया था। अभाज्य संख्या क्या होता है? अलग कलर से लिखना पड़ेगा ना। मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया था और यौगिक संख्या बताया था या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या आपको बताया था। तो अभाज्य संख्या क्या होते थे? अगर कोई अभाज्य संख्या है तो एक तो ये स्वयं से कटता था, स्वयं अपने आप से कटता था, और दूसरा चीज क्या था? वो एक से कटता था। ये चीज आपको बताया था ना। और इसको अभाज्य संख्या को रूट भी बोलते थे। इसी तरह एक संख्या यौगिक बोलता था, मैंने आपको सिखाया था। यौगिक संख्या क्या होते थे? स्वयं से कटते थे और एक से कटते थे और किसी दूसरे संख्या से भी कटते, उसे यौगिक बोलते थे, कंपोजिट संख्या बोलते ना। तो यानी कि अभाज्य संख्या मतलब स्वयं और अपने आप से कटे। 17 है तो या तो ये 17 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्या देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य है तो पहला चीज किससे कटेगा? p से कटेगा और 1 से कटेगा। है सिंपल ये बात। ठीक है ना। तो कोई चीज अगर कोई q अभाज्य संख्या तो q से कटेगा और 1 से कटेगा। तो यहाँ p भर लो, यहाँ 1 भर लो, या यहाँ 1 या p, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि खाली स्थान संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने आपको यौगिक संख्या सिखाया था। सबसे पहले 4 था, ठीक है, अभाज्य के एग्जांपल में 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, ऐसे था ना। और इसमें था सबसे छोटा अभाज्य संख्या। ये मैंने लेक्चर थ्योरी वाले वीडियो में बता दिया है। प्लीज आप हमेशा ना थ्योरी वाले वीडियो देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है,
तब आप ज्यादा चीजों को मैथ को सीख पाओगे, मैथ में ज्यादा चीजें सीख पाओगे। तो ये इसमें क्या होता था, जो 1 से कटे यानी ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, और पहला ऐसा संख्या था 1 4 के अलावा किसी और दूसरे से भी कट रहा था। इससे पहले देखोगे तो यहाँ के 2 की बात करें तो 1 और 2 इससे ही कटा है, इसके अलावा कुछ से नहीं कटा है। तो इसीलिए क्या था, अभाज्य था। और ये क्या था, ये यौगिक ये क्या था, यौगिक संख्या था। 4 था, 6 था, इसी तरह 8 था, 9 था, है ना, जैसे 10 था, 12 था। तो ये कोई संख्या लिखो, यानी जैसे 4 को ही ले लो तो 4 को काटोगे तो आप 2 गुने 2 लिख सकोगे। 12 को लिखना चाहोगे तो 2 के 6 और 2 का 3 ऐसे लिख सकोगे, बोलो लिख सकोगे ना। तो यानी 12 के बदले में आप ऐसे भी तो लिख रहे हो, 12 के बदले में 2 गुने 3 लिख रहे हो, तो 2 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। और ये 12 कैसा संख्या था, यौगिक संख्या। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि खाली स्थान संख्या को अभाज्य गुणनफल रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे संख्या को, तो यहां आ जाएगा यौगिक संख्या को, यहां क्या आ जाएगा, यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में, यानी कि यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज ऊपर की चीजें आपको समझाने के लिए था, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूं। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा या फिर भारती भवन की सारी नोट, सारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप हमारे वेबसाइट vidyanaly.com पे जा सकते हैं, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि विद्यानाली पॉइंट के नाम से ही नाम है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पूर्णांक, अब ध्यान करो मैंने आपको एक सअभाज्य संख्या सिखाया था। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या सिखाया था कि ये संख्या हमेशा जोड़ा में होगा और इस दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो सअभाज्य संख्या होगा। और थ्योरी में मैंने स्टार करके लिखवा दिया क्या था कि सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। कह रहा है 2 पूर्णांक a और b है, सअभाज्य है, तो मौसा कितना होगा, 1 होगा। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ रहता है p और q सअभाज्य है तो भी 1 है। सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है और अभाज्य संख्या का भी मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार विषम धन पूर्णांक संख्या का भी मौसा 1 होता है। सिर्फ 2 लगातार सम धन पूर्णांक संख्या का मौसा 2 होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, है ना। अब देखो कह रहा है मौसा 48,30, तो ये पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बट गलती से इसमें आ गया और कोई गलती से आंसर में भी गलती थोड़ा लिख दिया है ना, आंसर में भी थोड़ा गलती है। तो 48 और 30 का अगर लिया यहाँ पे 48, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड का एल्गोरिदम सिखाया था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैंने आपको सिखाया था 48 और 30 रहेगा तो यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30, इससे 30 में इसमें भागा देंगे तो 30 48 में भागा देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 30 × 30, तो ये आ जाएगा गुने 1 और प्लस कितना 18 आएगा ना, 18 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 48, ये 30 यहाँ था तो इसको लिखते थे 48,30। अब ये 30 और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा ना। तो अब इसको लिखोगे 18 से भाग दोगे फिर से 30 में तो 18 और ये आ जाएगा 12, 18 गुने 1 और ये आ जाएगा कितना 12, है ना। 18 गुने 1 12। अब यहां से ये 18 इधर आ जाएगा, ये 12। तो इस तरह से आपको करते जाना है, इस तरह से आपको क्या करते जाना है, ठीक है। लास्ट में इसका कुछ मौसा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 48,30, तो पहले लिखेंगे 48,30, तो दूसरे बार लिखेंगे 30,18, ये फर्स्ट और दूसरा नंबर 30,18। तीसरे बार में लिखेंगे 18,12। अब यहाँ पे 12 गुने 1, ठीक है, 12 गुने 1 और प्लस 6 बच जाएगा। तो यानी अब ये 12 हो गया ना, तो अब यहाँ पे ये 12 इधर आ जाएगा, ये 6, तो 12,6 इस सभी का मौसा सेम होगा। तो यानी कहने का कि ये मौसा 48 गुने 30 का मौसा बराबर होगा 30 गुने 30,18 का। तो यहाँ 18 आना चाहिए,
जेन्युइन जो होना चाहिए यहाँ 18 आना चाहिए, बट आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और इसमें लिख दिया है 30,48। हालांकि ये बात भी सही है कि 48 और 30 का जो मौसा होगा वो 30,48 का भी होगा, यानी सेम ही बात है। लेकिन 48,30 का मौसा 30,18 का मौसा के बराबर ही होगा, यहाँ 18 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे इसमें वो आपको उलझना नहीं है, आपकी बुक ये, लेकिन आंसर मेनली ये होना चाहिए, आपके बुक में 18 दिया होगा। ठीक है, अब देखो ये है मौसा गुने लसा बराबर ये फलना ढिकाना। तो ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बना देता हूं कि ये चीज क्या है। तो एक फॉर्मूला है बच्चा, एक फॉर्मूला वो फॉर्मूला क्या है कि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लसा गुने मौसा बराबर क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लसा गुने मौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अपने बचपन से पढ़ के रखा है। तो इस चीज को ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यानी कि अगर देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आगे चीज आपको समझने में आसान हो। तो यहाँ पे देखो लसा गुने मौसा, जैसे मैं 4 लिख लेता हूं और यहाँ पे एक संख्या 6 लिख देता हूं, मेरा ये दोनों संख्या है 4,6, ठीक है, ये गुना। तो एक बार इसका लौसा निकालो, तो लौसा कैसे निकालोगे, 4,6 क्या बचपन वाला विधि लगाते हैं, तो 2 से 2 और 3, तो ये आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, तो यानी लौसा कितना आ जाएगा 12। इसी तरह HCF मौसा निकालो 4,6 का, तो ये कैसे निकालोगे, 4 6 2 दूना 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मौसा 2 आ जाएगा। तो यानी लौसा आया 12। तो देखो लौसा हमें दो संख्या यानी जो लौसा और मौसा का गुना होगा ना, बाकी दोनों संख्या के गुना करने के बराबर ही होगा। यानी मेरा दो संख्या जो था, अगर मैं इस पे फॉर्मूला पे बिठाऊं तो 4 गुने 6 यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा लौसा कितना 12 गुने 2। इधर देखो 12 गुना 2 24 और इधर भी कितना 4 छके 24। तो ये मेरा फॉर्मूला है कि लौसा और मौसा का गुना पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर ही होता है। अगर कोई संख्या, अगर किसी चीज का, अगर मेरा मान लो ए संख्या है P और Q, ठीक है, P और Q दो संख्या है। अगर P और Q का लौसा हमें दिया है कितना, लौसा कितना हमें दिया है P और मौसा दिया है कितना Q, ठीक है, मौसा दिया है Q। तब P लौसा गुने मौसा बराबर कितना हो जाएगा, लौसा गुने मौसा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली संख्या उल्टी दूसरी संख्या, तो P गुने Q और इधर भी आ जाएगा कितना P गुने Q। तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, आगे अभी अब आपको पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है लौसा गुने मौसा बराबर कितना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आपको कभी लौसा निकालना हो तो लौसा बराबर, देखो जो निकालना हो ना, जो देखो इससे बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, मेन फॉर्मूला यही है। अब इससे आपको जो भी निकालना हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। मान लो कभी आपको डायरेक्ट लौसा निकालना है, तो लौसा के साथ क्या होता है मौसा, तो इसको दे दो नीचे में, तो मौसा दे दो नीचे में और ऊपर में पहली संख्या इंटू दूसरी। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। आपको मान लो कभी मौसा निकालना है, मौसा, तो मौसा के साथ लौसा गुने मौसा साथ में होता है, मौसा है तो लौसा दे दो नीचे में और ये पहली संख्या और दूसरी आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, ऊपर में। अब देखो अगर यहाँ पे पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या के साथ क्या आता है दूसरी संख्या, तो नीचे में दे दो दूसरी संख्या और फिर इधर आ जाएगा लौसा और गुने इधर कितना आ जाएगा मौसा, है ना। अब यहाँ पे लिखो दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये नीचे आ जाएगा पहली संख्या, दूसरी के साथ क्या रहता है पहले, ये आ जाएगा लौसा और ऊपर में कितना मौसा। तो यानी कहने का मतलब मेन फॉर्मूला यही है ऊपर का,
इसी फार्मूला से होके सारे फार्मूला बनते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। और इसी चीज से आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी फार्मूला है, जैसे मैं कहूं कि मसा का फार्मूला बताओ, तो मसा के साथ लसा नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख देना लसा, ऊपर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखो मैं ये चीज इतना समझा कि ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि मसा ए बी का मसा, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दूसरी संख्या बी है, तो ए बी का मौसा और लौसा का जो गुना होगा ना, वो ए गुने बी के बराबर होगा। ए बी का मौसा और लौसा का जो गुना होगा वो पहली संख्या यानी मौसा गुने लौसा जो होगा ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर, यानी इसका जो भी मौसा होगा और लौसा, इस दोनों को गुना करने पर ए और बी के बराबर ही होगा, ये है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे एक्सरसाइज हमारा, अब देखो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ ए है और मेरे ख्याल से यहाँ बी होना चाहिए, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो वो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इस दोनों को गुना कर दो 17 और 2 को, तो 17 और 2 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 34। तो इसमें इसको लिख दो 34, यानी ए की जगह आप कितना लिख रहे हो, ए की जगह आप कितना लिखोगे 34, यानी इस गोला वाले में लिखना है, मैं बगल में लिखता हूँ ए की जगह 34। और इस दोनों को गुना करके जो होगा यहाँ जो 34 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 68, तो यानी बी के बराबर 68। और यहाँ पे इस दोनों को गुना कर दो, तो 8 दूना 16 6 दूना 12 1 13, सी की जगह 136। ये इतना आसान था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या अनुसंख्या को बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है। हाँ यार बिल्कुल भी मालूम किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल ही मालूम किया जा सकता है। और जहां तक मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में मिसप्रिंट हो गया ना। हाँ, तो लिखने में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये 72 जो है ना, ये 72 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ 72 है, यानी इस दोनों, इसमें किससे गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो गुना कराना होगा हमें 9 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को 3 बार में बांटना है, तो 8 को डिवाइड कर दो, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 2, तो 2 गुने 2, तो यानी 3 बार 2, तो इससे 3 बार निकला है, तो यहाँ पे 2, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, यहाँ कितना 9 है, तो 3 और ये 3 यहाँ। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के निकालने प्रश्न, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर जरूर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा ऐप जल्दी से विद्यान्जलि पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे।